ज्वार एक ऐसी फसल है जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि पोषण, कृषि और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसानों को उचित मार्गदर्शन, बीज, तकनीकी सहायता और बाजार मिल जाए तो ज्वार भारत की खाद्य और आर्थिक सुरक्षा में एक क्रांतिकारी साबित हो सकता है, एक क्रांति ला सकता है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वार की खेती के बारे में, जो भारत की पारंपरिक और महत्वपूर्ण अनाज फसलों में से एक है। ज्वार को गरीबों का अनाज भी कहा जाता है क्योंकि यह कम लागत में कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देता है। यह न केवल मानव उपभोग के लिए उपयोगी है बल्कि पशुओं के चारे और औद्योगिक उपयोगों के लिए भी उपयुक्त है। ज्वार एक सूखारोधी फसल है जिसे कम वर्षा वाले और शुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके पौधे मजबूत, पोषण से भरपूर और बहु उपयोगी होते हैं। आज हम जानेंगे ज्वार की उपयुक्त जलवायु व मिट्टी, बीज का चयन, बुआई का समय और तरीका, सिंचाई, कीट रोग नियंत्रण और अंत में फसल की कटाई व हार्वेस्टिंग के बारे में। ज्वार या सोरगम, जिसे वनस्पति विज्ञान में सोरगम बाइकोलर के नाम से जाना जाता है, यह ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली या परिवार की एक प्रमुख कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है जिसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में जानी जाती है। भारत में ज्वार एक बहुमुखी और पोषक अनाज है जिसे मुख्य रूप से सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह फसल जलवायु परिवर्तन और सीमित संसाधनों के दौर में भी किसानों के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनी हुई है। ज्वार की खेती का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह आज भी ग्रामीण भारत की कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ज्वार का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3000 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। यह हड़प्पा सभ्यता के समय में भी उगाई जाती थी। सोरगम या ज्वार न केवल खाद्य असुरक्षा और भूखमरी से निपटने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है बल्कि यह उन समाजों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अस्थिर कृषि पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। यह फसल अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी निवास करने वाले लाखों लोगों की आजीविका का आधार है और इन्हीं कारणों से इसे छोटे अनाजों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। विश्व के लगभग 100 देश ज्वार या सोरगम का उत्पादन करते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अफ्रीका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और भारत जैसे देशों में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अन्य विकसित देशों में ज्वार का उत्पादन और उपयोग मुख्यतः पशुधन आहार या लाइव स्टॉक फीड और बायोइथेनॉल उत्पादन जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, औद्योगिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया जाता है।
इसके बावजूद ज्वार की उच्च पोषणात्मक गुणवत्ता एवं कार्यात्मक विशेषताओं के कारण हाल के वर्षों में इसे मानव आहार में पुनः स्थापित करने हेतु अनेक वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों ने ज्वार को एक संभावित स्वास्थ्यवर्धक अनाज के रूप में मान्यता दी है, विशेषकर ग्लूटेन मुक्त आहार और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उत्पादों के संदर्भ में। ज्वार में कई पोषणीय और चिकित्सकीय गुण निहित हैं जो इसे एक संभावनाशील आहार विकल्प बनाते हैं। इसमें विशेष रूप से धीरे धीरे पचने वाला स्टार्च, बायोएक्टिव फ्लोवेनॉइड्स और सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और हृदय रोग के विरुद्ध प्रभावकारी तत्व पाए जाते हैं। ये गुण ज्वार को एक स्वास्थ्यवर्धक या हेल्थ प्रोमोटिंग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे इसके मानव आहार में समावेश की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर मोटापा और अन्य गैर संचारी रोग NCDs में वृद्धि के चलते ऐसे अनाजों की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है जो निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उच्च फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो। इस संदर्भ में ज्वार एक आकर्षक वैकल्पिक अनाज के रूप में उभर रहा है। इसके बावजूद वैश्विक उत्पादन परिदृश्य में ज्वार अभी भी प्रमुख फसलों से काफ़ी पीछे है। FAO स्टेट 2017 के अनुसार ज्वार का वार्षिक वैश्विक उत्पादन लगभग 57.6 मिलियन मीट्रिक टन था, जबकि गेहूं, चावल और मक्का जैसे 3 प्रमुख कार्बोहाइड्रेट स्रोतों का उत्पादन क्रमशः 770 से 1134 मिलियन मीट्रिक टन के बीच था। परंपरागत रूप से यह अनाज गरीबों का भोजन माना जाता रहा है, लेकिन आज इसके पोषण और स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसकी मांग फिर से बढ़ रही है। ज्वार का उपयोग केवल अनाज के रूप में ही नहीं, बल्कि सिंगल कट और मल्टी कट चारे के लिए भी किया जाता है, जो इसे एक बहुमुखी फसल बनाता है। भारत में पशुपालन कृषि प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें पशुओं के लिए वर्ष भर हरे और सूखे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के अधिकांश राज्यों में पशुपालन कृषि प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसकी सफलता मुख्यतः वर्ष भर हरे और सूखे चारे की सतत उपलब्धता पर निर्भर करती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चारे की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है, किंतु लीन पीरियड या चारा उत्पादकता में कमी के समय के दौरान स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में सोरगम या ज्वार गर्मी और खरीफ मौसमों की एक प्रमुख चारा फसल के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। हरे चारे के रूप में ज्वार पशुओं की पहली पसंद मानी जाती है। इसकी तेज वृद्धि क्षमता, उच्च चारा उत्पादन, हरे एवं मीठे चारे का गुण इसे एक आदर्श चारा फसल बनाता है। ज्वार के हरे चारे में प्रोटीन, रेशा या फाइबर और लिग्निन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य और पाचन क्रिया के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं।
ज्वार का पौधा कठोर प्रकृति का होता है, जिससे यह उच्च तापमान और सूखा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आसानी से सहन कर लेता है। इसी कारण यह फसल सीमांत और शुष्क क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाई जाती है। हरे चारे के अतिरिक्त ज्वार को सूखा चारा, कड़वी या साइलेज और हे या घास के रूप में, संरक्षित चारा के रूप में भी पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। पोषण की दृष्टि से ज्वार के हरे चारे में लगभग 7 से 10% प्रोटीन, 30 से 32% फाइबर और 6 से 7% लिग्निन पाया जाता है, जो इसे अन्य चारा फसलों की तुलना में अधिक सुपाच्य, स्वादिष्ट और पशु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं। ज्वार एक अत्यंत महत्वपूर्ण दोहरे उद्देश्य वाली फसल है, जो न केवल खाद्य और चारा दोनों के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे विश्व की शीर्ष 5 कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों में सर्वाधिक सूखा सहिष्णु फसल माना जाता है। वर्तमान में यह गेहूं, मक्का, चावल और जौ के बाद विश्व की 5वीं सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट फसल के रूप में प्रतिष्ठित है। यह न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि कम पानी और न्यूनतम संसाधनों में भी अच्छी उपज देती है। ज्वार का आटा रोटी, भाखड़ी, दलिया और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयोग होता है। इसकी पत्तियां और डंठल पशुओं के लिए अच्छा चारा होते हैं। ज्वार से शराब, फीड इंडस्ट्री में उपयोग, बायोइथेनॉल, बायोफ्यूल उत्पादन में उपयोगी व स्टार्च भी बनाया जाता है। इसमें फाइबर, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ग्लूटेन फ्री अनाज मधुमेह या डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। बढ़ती वैश्विक मांग प्रोसेस्ड फूड के रूप में भी निर्यात की संभावना एवं स्वास्थ्य जागरूकता के कारण मिलेट्स की मांग बढ़ रही है। ज्वार की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी कम इनपुट आवश्यकताएं हैं, जिससे यह कम वर्षा वाले सीमांत कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो जाती है। मीठे जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, निम्न उपजाऊ भूमि का कृषि के लिए उपयोग और जलवायु परिवर्तन के लगातार बदलते स्वरूप को देखते हुए ज्वार भविष्य में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक रणनीतिक फसल के रूप में उभरता है। इसके अलावे ज्वार की जैविक विविधता और पर्यावरणीय अनुकूलनशीलता इसे न केवल विकासवादी अध्ययन हेतु आदर्श बनाती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में नवाचारी कृषि अनुसंधानों के लिए एक प्रमुख मॉडल प्रजाति के रूप में भी उभारती है। ज्वार की खेती लघु व सीमांत किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। सूखा प्रतिरोधी फसल होने के वजह कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श फसल है। यह भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होता है। यह पारंपरिक कृषि को प्रोत्साहन देती है और स्थानीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बदलते जलवायु परिदृश्य में
यह फसल खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में सहायक हो सकती है। ज्वार की खेती न केवल भारत की कृषि परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह आज के समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। इसके विविध उपयोग, पोषण गुण और जलवायु अनुकूलता इसे एक आदर्श फसल बनाते हैं। उचित नीतियों, नवाचारों और जन जागरूकता के माध्यम से ज्वार को पुनः मुख्यधारा में लाया जा सकता है। ज्वार को इसके उपयोग के आधार पर मुख्य 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक ग्रेन सॉर्गम, फॉरेज सॉर्गम, बायोमास सॉर्गम, स्वीट सॉर्गम। ग्रेन सॉर्गम या अनाज ज्वार की किस्मों में रंग के आधार पर विभिन्न प्रकार शामिल हैं, जैसे लाल, नारंगी, कांच, टेन, क्रीम, सफ़ेद और काला। लाल, नारंगी और कांच रंग की किस्में ज्वार उद्योग में अत्यधिक लोकप्रिय हैं और इनका उपयोग वर्सेटाइल होता है। तैन, क्रीम और सफ़ेद किस्मों को प्राय बेकिंग उद्योग में आटा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। काली और बरगंडी किस्में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट युक्त होती है और इसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है चारा ज्वार। इस प्रकार का ज्वार मुख्यतः पशुधन के चारे के रूप में उगाया जाता है। इसमें जैव द्रव्यमान उत्पादन अधिक होता है और यह सेलेज या ताजे चारे के रूप में उपयोगी होता है। तीसरा बायोमास ज्वार। इस किस्म का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, विशेष रूप से बायोइथेनॉल और जैव ईंधन उद्योग में किया जाता है। यह अधिक सूखे सहिष्णु होता है और बड़े पैमाने पर बायोमास उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। चौथा है स्वीट सॉर्गम या मीठा ज्वार। मीठा ज्वार अपनी रस युक्त तनों के कारण जाना जाता है, जिससे जेगरी, सिरप एवं चीनी निकाली जा सकती है। इसे टेबल शुगर के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मुख्यतः इसका उपयोग शराब निर्माण या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और बायोफ्यूल उत्पादन में किया जाता है। ज्वार या सॉर्गम एक गर्म जलवायु की फसल है, जिससे मुख्यतः खरीफ सीजन जून से अक्टूबर में उगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूखा सहिष्णु या ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। सूखा सहिष्णु फसल है जो न्यूनतम जल में भी जीवित रह सकती है। यही कारण है कि यह भारत के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। हालांकि यह वर्षा पर निर्भर फसल है, लेकिन गर्मी के मौसम में यदि समय पर और सीमित सिंचाई उपलब्ध हो तो इससे ज्वार की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। खासकर बुआई के बाद अंकुरन के समय फूल आने की अवस्था और अनाज भरने की अवस्था में सिंचाई देना बहुत लाभकारी होता है।
इस प्रकार ज्वार की खेती उन क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां जल की उपलब्धता सीमित है, बशर्ते कि उचित सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाए। इसे 30 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है, जो इसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है। इस फसल के बीज सामान्य गर्म तापमान में अच्छी तरह अंकुरित होते हैं और पौधों की बढ़वार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना जाता है। ज्वार की खेती के पौधे अत्यधिक गर्मी सहन करने में सक्षम होती है और ये अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी जीवित रह सकते हैं। यह विशेषता इसे जलवायु परिवर्तन के युग में और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है, जहां असामान्य गर्मी और सूखा आम समस्या बनते जा रहे हैं। ज्वार की यह जलवायु अनुकूलता और लचीलापन इसे भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण फसल बनाते हैं। भारत में ज्वार का मुख्यतः उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होता है। ज्वार की फसल या सोरघम क्रॉप को लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इसकी खेती सुसंगठित जल निकास वाली जैविक पदार्थ युक्त सैंडी लोम या बलुई दोमट या क्ले लोम मिट्टी में करना सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। हालांकि ज्वार की लचीलापन इसे हल्की, रेतीली, उपजाऊ दोमट और अच्छी तरह से हवादार मिट्टियों में भी पनपने में सक्षम बनाती है। ज्वार की जड़ों को वायु और नमी की ज़रूरत होती है, अतः मिट्टी का जल जमाव रहित होना आवश्यक है। मृदा की पीएच मान ज्वार के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए 6 से 7.5 के बीच पीएच का स्तर आदर्श माना जाता है। इस पीएच रेंज में मिट्टी के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं, जिससे पौधा बेहतर विकास करता है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी अर्थात जिसका पीएच मान 5.5 से कम हो, इस स्थिति में मिट्टी में एल्युमिनियम और मैग्नीज की विषाक्तता हो सकती है, जो पौधों के विकास को रोकती है। साथ ही फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जबकि अल्कलाइन मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से अधिक होता है, कुछ पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिससे पौधों की इस स्थिति में वृद्धि प्रभावित हो सकती है। खेती से पहले मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग कराएं। अम्लीय मिट्टी में सुधार के लिए चूना या लाइम डालना लाभकारी होता है। मिट्टी के पीएच को नियंत्रित रखना बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी है।
ज्वार की अच्छी पैदावार के लिए खेती की सही तैयारी अत्यंत आवश्यक होती है, विशेष रूप से भारी मिट्टी और खरपतवार युक्त भूमि में। ऐसी भूमि में गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे मिट्टी ढीली हो जाए और वर्षा का जल अधिक मात्रा में गहराई तक संचय हो सके। बुआई से पहले खेत की तैयारी हेतु 2 से 3 बार देसी हलों या हैरों से जुताई करें और फिर पाटा या लेवलर लगाकर मिट्टी को समतल बना लें। इससे बीज का सही जमाव और जर्मिनेशन या अंकुरन सुनिश्चित होता है। भूमि सुधार के लिए पहली जुताई के बाद खेत में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाना बहुत लाभकारी होता है। इससे मृदा की उर्वरता, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। खाद डालने के तुरंत बाद एक हल्की जुताई कर इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। मृदा जनित कीटों और रोगों से बचाव के लिए अंतिम जुताई के समय क्विनोलफॉस 1.5% डस्ट को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। यह प्रारंभिक अवस्था में फसल की रक्षा करता है और कीट प्रकोप को रोकता है। ज्वार की कुछ प्रभेद जैसे CSB 46F, यह पश्चिम और उत्तर भारत के राज्यों के लिए मीठी एक कटाई वाली किस्म, कम विषाक्तता और इसका औसत उपज 200 से 220 कुंटल प्रति एकड़ है। जबकि दूसरी वैरायटी या प्रभेद CSB 53F, यह पूरे भारत के लिए उपयुक्त है। मीठी एक कटाई वाली किस्म, कम विषाक्तता, अच्छी पाचन क्षमता, रोग रोधकता और औसत उपज इस प्रभेद का 190 से 210 कुंटल प्रति एकड़ है। तीसरी प्रभेद CSB 44F, यह दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त है और इसका औसत पैदावार 160 से 170 कुंटल प्रति एकड़ है। यह अच्छी गुणवत्ता वाली प्रभेद है। हाइड्रोसायनाइड इसमें कम पाई जाती है। यह डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है। HJ 513 बिना मिठास वाली किस्म, कड़वी उपयोगिता के लिए उपयुक्त है और 190 से 210 कुंटल प्रति एकड़ इसका उपज है। पत्ते इसके चौड़े होते हैं। कीट और रोग व्याधि प्रतिरोधक क्षमता इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा है। HC 136 2 कटाई देने में सक्षम है और यह मीठी, रसदार, देर से पकने वाली प्रभेद है। औसत पैदावार इसकी 200 से 220 कुंटल प्रति एकड़। CSB 15 ज्वार की किस्म जो सूखा प्रतिरोधी और अधिक उपज वाली प्रभेद है। CSB 17 कम समय में
पकने वाली किस्म। CSH14 संकर किस्म फॉडर और अनाज दोनों के लिए उपयुक्त है। HCN या हाइड्रोजन साइनाइड की अधिक मात्रा चारे में विषैली हो सकती है, इसलिए कम HCN वाले किस्में पशु चारे के लिए उत्तम मानी जाती है। मीठी किस्में जैव ईंधन, गुड़ और पेय उत्पादों के लिए उपयुक्त होती है। और बीज दरें दाने या अनाज उत्पादन हेतु 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए आवश्यक होती है, जबकि हरा चारा उत्पादन हेतु बीज की आवश्यकता 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त माना जाता है। दाने के लिए कम बीज पर्याप्त होता है, क्योंकि पौधों को फैलने की जगह चाहिए, जबकि चारे के लिए घनत्व अधिक होना चाहिए, जिससे अधिक हरी बायोमास मिले। बीज स्वस्थ, साफ व कीट व रोग रहित होना चाहिए। अंकुरण क्षमता कम से कम 70 से 75% होनी अनिवार्य है। बीजों को बुआई से पहले उपचारित करना लाभदायक होता है, जैसे थीरम या कार्बेंडाजिम द्वारा सीड ट्रीटमेंट करना ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। बीज उपचार करने से बीज जनित रोगों या सीड बोर्न डिजीज से बचाव, अंकुरन में वृद्धि, प्रारंभिक अवस्था में पौधों को सुरक्षा, स्वस्थ और समान अंकुरन सुनिश्चित होता है। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम, थीरम या डायथेन M45 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग करने से फफूंद जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। इन दवाओं में से कोई एक का प्रयोग करें। बीजों को एक साफ टोकरी या प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर ऊपर से ये रासायनिक दवा छिड़कें और हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि बीज की पूरी सतह पर लेप हो जाए। यदि रसायन उपलब्ध नहीं है तो सरकार द्वारा प्रमाणित या उपचारित बीज का उपयोग करें। जैविक खेती के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या PSB फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जा सकता है। बीज उपचार के बाद बीज को छाया में सुखाएं, धूप में नहीं। दवा के प्रयोग के समय दस्ताने और मास्क पहनें। बीज उपचार के बाद उसे तुरंत बोना चाहिए, 24 घंटों के अंदर। बीज प्रमाणित स्रोतों जैसे कृषि विज्ञान केंद्र या सहकारी समितियों से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज अंकुरन परीक्षण कर लें। 10 से 15 बीज गीले कपड़े में रखकर 3 से 4 दिन में देखें उसका जर्मिनेशन, उसका अंकुरन। यदि बीज की गुणवत्ता कम हो तो बीज दर को 10 से 15% तक बढ़ाया जा सकता है। ज्वार की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु उच्च उपज हेतु सुसंस्कृत, मध्य बनावट वाली और अच्छे जल निकास वाली लोमी सॉइल को सबसे उपयुक्त माना जाता है। दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। खराब जल निकासी वाली भूमि में जल जमाव से
फसल प्रभावित हो सकती है। अतः ऐसी भूमि से बचना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण एवं बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करने के लिए खेती की गहरी और भली भांति तैयारी यह आवश्यक होती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाली हल या मोल्डबोर्ड प्लाव से करनी चाहिए, ताकि गहरी मिट्टी की परतें ऊपर आकर हवा और धूप से भली भांति प्रभावित हो सके। इसके बाद हैरो या देसी हल से कम 2 बार खेत की जुताई करनी चाहिए, एक बार आड़ी दिशा में और दूसरी बार तिरछी दिशा में, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खरपतवारों का समुचित नियंत्रण हो सके। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए, ताकि बीज बोने के लिए उचित क्यारी निर्माण हो सके। ज्वार की दाने या अनाज वाली फसल खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। इसे बाजरे के साथ पहली बारिश के बाद बोना चाहिए। आमतौर पर यह बुआई जून के अंत से जुलाई के मध्य तक होती है। सही समय पर बुआई से फसल की उपज बेहतर होती है और रोग कीट नियंत्रण आसान रहता है। हरे चारे या फॉडर के लिए ज्वार की खेती को बारिश के मौसम से पहले करना उत्तम होता है। इस उद्देश्य से अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में बुआई करनी चाहिए। इस समय बोने पर ज्वार की फसल से कई बार कटाई की जा सकती है, जिससे निरंतर हरे चारे की उपलब्धता बनी रहती है। इस प्रकार की बुआई विशेषकर सूखे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फायदेमंद होती है। बीजों को खेत में सीधे ड्रिल मशीन की मदद से समान दूरी और गहराई पर बोया जाता है। इससे बीज की बुआई सुव्यवस्थित होती है, अंकुरण बेहतर होता है और पौधों के लिए जगह पर्याप्त मिलती है। ड्रिल विधि से बीज की बचत होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। बीज को 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति में ड्रिल या पोरों की सहायता से बोना चाहिए। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और उसकी वृद्धि में भी सहूलियत होती है। एक पंक्ति में बीजों के बीच लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रखें। यह दूरी पौधों को घनिष्ठता से बचाती है और पौधे सही आकार ले पाते हैं। बीजों को मिट्टी में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। उचित गहराई से बीज का अंकुरण अच्छा होता है और पौधे मजबूत बनते हैं। खेत को अच्छी तरह समतल और जुताई कर तैयार करें। ड्रिल मशीन की सेटिंग्स को सही रखें ताकि बीज ठीक गहराई और दूरी पर बोया जाए। बुआई के बाद हल्की सिंचाई फायदेमंद होती है, जबकि दूसरी विधि बुआई की दूसरी विधि छिड़काव विधि ब्रॉडकास्टिंग मेथड में खेत को समतल करके बीजों को हाथ या मशीन से छिड़का जाता है। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत की हल्की जुताई 2 बार की जाती है ताकि बीज मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। अंतिम जुताई हलों के पीछे हल्का पाटा लगा दी जाती है, जिससे बीज
मिट्टी के अंदर स्थिर हो जाते हैं। यह विधि अपेक्षाकृत सरल है और कम उपकरणों की ज़रूरत होती है। बीज को हवा में बिखेरकर या ब्रॉडकास्ट मेथड बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बीज की उचित जुताई एवं अंकुरण प्रभावित होते हैं। दोनों विधियों में खेतों की अच्छी तैयारी और समतल होना जरूरी है। ड्रिल विधि फसल प्रबंधन के लिहाज से अधिक प्रभावी और उत्पादन क्षम मानी जाती है, जबकि छिड़काव विधि अधिकतर छोटे और सीमित संसाधनों वाले किसान अपनाते हैं। ज्वार की दाने या अनाज वाली फसल में सिंचाई की सामान्य ज़रूरत होती है, जबकि फसल की विकास अवधि में लगभग 3 से 4 बार सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के समय ध्यान दें कि मिट्टी बहुत गीली न हो, हल्की नमी पर्याप्त होती है। मुख्य सिंचाई के चरण, जिसमें बुआई के बाद पहली सिंचाई, फिर पौधों के बढ़ने के दौरान, फूल आने से पहले और दाने जिस समय बनते हैं उस समय मुख्यतः सिंचाई करना अत्यधिक लाभकारी साबित होता है। हरे चारे के रूप में ज्वार की खेती में पौधों को अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार की खेती में 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। लगातार उचित नमी मिलने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी कटाई के लिए तैयार होते हैं। सिंचाई नियमित रखने से हरा चारा ताज़ा और पौष्टिक रहता है। यदि बहु कटाई या मल्टी कट वाली किस्मों का चयन किया जाए तो प्रत्येक कटाई के पश्चात सिंचाई करना आवश्यक होता है और अगली कटाई का आदर्श अंतराल लगभग 40 से 45 दिन होता है। यह फसल न केवल हरे और मीठे चारे के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी उल्लेखनीय जलवायु सहनशीलता, जैसे उच्च तापमान और सूखे की स्थितियों में भी उत्पादन क्षमता, इससे सीमांत और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती है। सिंचाई से पौधों का बेहतर विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, पैदावार में सुधार, गुणवत्तापूर्ण हरा चारा उत्पादन होता है। खेत की तैयारी व खेत की पहली जुताई के दौरान 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर पुरानी गोबर की खाद डालें। इससे अच्छी तरह मिट्टी में मिलाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। खेत की तैयारी के समय 1 बोरा DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। DAP फास्फोरस और नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है जो पौधों के विकास में मदद करता है। हरे चारे के रूप में ज्वार की खेती में पौधों की अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। हर कटाई के बाद खेत में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इससे पौधों को नाइट्रोजन मिलता है जो हरे भाग के बेहतर विकास में सहायक होता है। जैविक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे। उर्वरक डालने के बाद हल्की सिंचाई करना लाभकारी होता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में अच्छी तरह घुल जाएं।
फसल की वृद्धि के अनुसार समय समय पर पौधों की जांच करते रहें। हरे चारे के रूप में ज्वार की खेती की स्थिति में पौधों की घनिष्ठता और तेज विकास के कारण खरपतवार की समस्या कम होती है। इसलिए हरे चारे के लिए सामान्यतः खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पैदावार या दाने उत्पादन के लिए ज्वार की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि खरपतवार पौधों की वृद्धि में बाधा डालते हैं। खरपतवार नियंत्रण हेतु ज्वार के बीज बोने के तुरंत बाद खेत में एट्राजीन 0.5 से 1 kg पर हेक्टेयर की दर से आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। इससे शुरुआती चरण में खरपतवार प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। बीज बोने के लगभग 20 से 25 दिन बाद एक बार पौधों की गुड़ाई करें। इस एक बार की गुड़ाई से खरपतवार कम हो जाते हैं और पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग समय पर और सही मात्रा में करें। प्राकृतिक तरीके से गुड़ाई करने पर मिट्टी की नमी बचती है और पौधों को बेहतर विकास मिलता है। खरपतवार नियंत्रण से फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। ज्वार में दाना गंध रोग या ग्रेन मोल्ड डिजीज इन सोरगम एक कवक स्फेसिलोथिका सॉर्गी के कारण होता है और यह दाने को प्रभावित करता है, जिस वजह पैदावार कम हो सकती है। फूल आने से पहले प्रोपिकोनाजोल 25 EC का छिड़काव करें। छिड़काव की दर 0.2% घोल यानी 2 ml प्रोपिकोनाजोल प्रति 1 लीटर पानी में डालकर इसे छिड़काव करें। पहले छिड़काव के 15 दिन बाद पुनः एक और स्प्रे करें। इससे रोग नियंत्रण में मदद मिलती है और फसल स्वस्थ रहते हैं। छिड़काव करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। दवा का सही मात्रा में और सही समय पर छिड़काव करें। खेत की सफाई और अच्छे कृषि प्रबंधन से भी रोगों का नियंत्रण में मदद मिलती है। लूज स्मट डिजीज इन सोरगम, यह रोग स्फेसिलोथिका क्वेंटा नामक कवक के कारण होता है। यह रोग पौधों के दानों को प्रभावित करता है और फसल की गुणवत्ता व उपज में कमी लाता है। बीज उपचार बहुत जरूरी है इस रोग से बचाव के लिए। बीज उपचार के लिए कैप्टन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीजों को इन दवाओं से उपचारित करके बोने से रोग से बचाव होता है। बीज उपचार को अच्छी तरह करें ताकि कवक न पनपे। प्रमाणित स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। खेत की सफाई और उचित कृषि प्रबंधन से रोगों का नियंत्रण रखा जा सकता है। शुगर या सैकरिन डिजीज, ज्वार की यह रोग कवक स्फेसिलोथिका सॉर्गी के कारण से होता है। इसे अर्गट रोग भी कहा जाता है। यह रोग फूल आने के समय फसल को प्रभावित करता है। फूल आने के समय रोग नियंत्रण हेतु छिड़काव
हेक्साकोनाजोल 5% का 0.1% घोल अर्थात 1 ml दवा प्रति 1 लीटर पानी में, या ताज़ी नीम की पत्ती का 15% अर्घ, या ताज़ा लहसुन का 15% अर्घ पहली छिड़काव के 10 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। जैविक और रासायनिक उपचारों का संतुलित उपयोग करें। छिड़काव के दौरान सुरक्षा उपकरण पहने। रोग प्रबंधन के लिए खेत की सफाई और स्वस्थ बीज का उपयोग इसके लिए भी आवश्यक है। स्टेम रोट डिजीज इन सोरघम, यह रोग मैक्रोफोमिना फेजुलिना नामक कवक के कारण होता है। इसे चारकोल बिगलन रोग भी कहा जाता है। यह रोग तने को प्रभावित करता है। प्रभावित पौधे और आसपास के क्षेत्र में इन दवाओं जैसे मैंकोजेब 400 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रयोग करने और इन दवाओं को 100 लीटर में इस डोज में पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही तुरंत छिड़काव करें। खेत की सफाई और क्रॉप रोटेशन फसल चक्र रोग प्रबंधन में सहायक होता है। बीज उपचार और उचित सिंचाई से भी रोग कम होता है। सोरघम स्टेम फ्लाई तना मक्खी ज्वार के पौधों को प्रारंभिक 14 सप्ताह की अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रकोप से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और अंदर से क्षतिग्रस्त होकर डेड हर्ट की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बचाव के लिए फसल की जल्दी बुआई करें ताकि पौधे तना मक्खी के प्रकोप से बच सकें। देर से बोई गई फसल में तना मक्खी का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए समय पर बुआई करना जरूरी है। प्रभावित पौधों को खेत से हटाएं और नष्ट करें ताकि मक्खी का प्रकोप कम हो। फसल चक्र और उचित कृषि प्रबंधन से भी तना मक्खी को नियंत्रित किया जा सकता है। सोरघम स्टेम बोरर तना भेदक ज्वार का सबसे भयंकर कीट माना जाता है। यह पौधों के तने में छेद करके फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। बीजोपचार बीज को थाइमेक्सोम 70 WS की 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। पौधों पर मेटासिस्टॉक्स 25 EC का स्प्रे करें। 2 ml प्रति लीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर। बीजोपचार और समय पर स्प्रे से सूट फ्लाई और तना बोरर की क्षति कम होती है। सही समय पर नियंत्रण करने से फसल की पैदावार सुरक्षित रहती है। छिड़काव करते समय सुरक्षा उपकरण अवश्य पहनें। ज्वार या सोरघम की कटाई हार्वेस्टिंग ऑफ सोरघम, ज्वार के पौधे बीज बुआई के लगभग 90 से 110 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय दानों में नमी कम हो जाती है और पौधे की पत्तियां सूखने लगती है। कटाई की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली, जब पौधों को जमीन की सतह के पास से काटकर अलग कर लिया जाता है। इसे फसल से अलग करने का
पहला चरण माना जाता है। दूसरा चरण दाने वाले भाग को पौधों से काटकर अलग किया जाता है। इसके बाद दानों वाले भाग को खेत में एकत्रित कर कुछ दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और तीसरा चरण है थ्रेशिंग, दाना निकालना। जब दाने पूरी तरह से सूख जाते हैं तब मशीन की सहायता से दाने अलग कर लिए जाते हैं। कटाई और थ्रेशिंग के दौरान सावधानी रखें ताकि दानों का नुकसान न हो। सूखे मौसम में ही कटाई करें ताकि दानों में नमी कम रहे और भंडारण में खराबी न हो। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाकर ही संग्रहित करें। उन्नत और संकर किस्मों से प्रति हेक्टेयर 30 से 45 क्विंटल तक दाने की उपज प्राप्त होती है। प्रति हेक्टेयर 80 से 100 क्विंटल तक सूखी कड़वी या सूखा चारा प्राप्त होता है। हरे चारे के रूप में ज्वार की उपज प्रति हेक्टेयर 300 से 400 क्विंटल तक हो सकती है। ज्वार में HCN धूरिन की अधिक सांद्रता 200 ppm से ज़्यादा पशुओं के लिए हानिकारक और घातक हो सकती है। 30 दिन की फसल में धूरिन की HCN की सांद्रता अधिक होती है। फसल को बुआई के 50 से 60 दिन बाद ही काटना चाहिए। अगर कटाई जल्दी करनी हो तो कटाई से पहले एक सिंचाई जरूर करें। ज्वार के चारे को अन्य चारों के साथ उचित अनुपात में मिलाकर ही पशुओं को खिलाएं ताकि धूरिन का प्रभाव कम हो। उपज बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। उचित कृषि तकनीकों का और पोषण प्रबंधन का पालन करें और खरपतवार नियंत्रण भी आसान हो जाता है। ज्वार एक ऐसी फसल है जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि पोषण, कृषि और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसानों को उचित मार्गदर्शन, बीज, तकनीकी सहायता और बाजार मिल जाए तो ज्वार भारत की खाद्य और आर्थिक सुरक्षा में एक क्रांतिकारी साबित हो सकता है, एक क्रांति ला सकता है। कुल मिलाकर ज्वार की अनूठी जैविक विशेषताएं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति बेहतर समायोजन प्रदान करती है। यह विशेष रूप से जल की कमी, मृदा में लवणता की अधिकता, निम्न तापमान सहनशीलता और पोषक तत्वों के कुशल उपयोग जैसे प्रमुख जैविक तनावों, एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करती है। यह विशेषता वर्तमान में वैश्विक संदर्भ में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जहां कृषि योग्य भूमि और मीठे जल संसाधनों की उपलब्धता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। साथ ही बाढ़, सूखा, जल की कमी और तापमान की चरम स्थितियां जैसी पर्यावरणीय और सामान्यताओं की आवृत्ति बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में वैश्विक खाद्य उत्पादन में अनुमानित 70% तक की वृद्धि आवश्यक मानी जा रही है, जिससे
प्राप्त करने में ज्वार जैसी लचीली और बहुपर्याय फसलें निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इस वीडियो में हमने यह समझने का और समझाने का प्रयास किया कि ज्वार की खेती कम जल उपलब्धता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस तरह से किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प बन सकती है। इसकी पोषकता, बहुउपयोगिता और टिकाऊपन इसे एक महत्वपूर्ण अनाज फसल बनाते हैं। अगर सही तकनीकी और समय पर देख रेख के साथ इसकी खेती की जाए तो यह न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है बल्कि जलवायु बदलाव के दौर में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती है। आप सभी ने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय, सवाल हमसे साझा करें। अगली प्रस्तुति में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और उपयोगी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।